हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट देखने जा रहे हैं जो कि विगत वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है पराशर दाब का सूत्र। तो पराशर दाब का सूत्र होता है पाई बराबर NIT/V। ये इसका सही आंसर है। दूसरा अपन देखते हैं। दूसरा पूछा गया सेकंड नंबर का, वेग बराबर के ए की सांद्रता और सांद्रता की पावर 1/2, बी की सांद्रता और उसकी पावर 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि होगी 2। फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही है। संक्रमण तत्व अंतः संक्रमण तत्व है, इनमें से कौन अंतः संक्रमण तत्व है? तो सी इसमें अंतः संक्रमण तत्व है। K2FeCN6 में आयरन मतलब Fe अर्थात आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है ना। तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 4 होती है, +4 होती है। फिर आगे चलते हैं। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है। तो एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है? तो भाई ये बनाता है RONA, है ना। निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है CF3COOH, है ना। ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। तो ये हमारे बहुविकल्प में शामिल थे, तो ये हमने कर लिए। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो जल की मोलरता कितनी होती है? तो हमें बताना है जल की मोलरता के बारे में। जल की मोलरता आपको पहले से भी पता होगी मेरे भाई, ये बहुत सरल क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो जल की मोलरता होती है 55.56। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? तो ये आपको पता होगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान विभव का मान 0.0 वोल्ट होता है ना। 0.0 वोल्ट होता है। Ni2 पॉजिटिव का रंग होता है तो हरा रंग होता है ना। कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। आगे देखिए EDTA का रासायनिक नाम बताइए। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? EDT का रासायनिक नाम होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एथिलीन डाइएमीन ट्रेटा एसिटिक एसिड, है ना। एथिलीन डाइएमीन ट्रेटा एसिटिक एसिड मतलब अम्ल। मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा खालिस्तान क्षारीय होता है, तो ये अधिक क्षारीय होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। अब चलिए जोड़ियाँ मिलाते हैं। तो जोड़ियाँ मिलाइए। देखिए Mn अर्थात मैंगनीज का किससे मिलेगा? मैंगनीज का मिलेगा आपका, मैंगनीज का मिलेगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ये फर्स्ट वाले मैंगनीज का मिल जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। इस ऑक्सीकरण संख्या इसकी होती है +7, तो इसका मिल जाएगा आपका पहले से, है ना। दूसरा कौन है आपका? प्राथमिक संयोजकता, है ना। प्राथमिक संयोजकता जो है इसका आपका मिल जाएगा ऋणात्मक आयन, ये सेकंड नंबर का मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका क्या पूछा है? ROR, है ना। तो ये किसका ग्रुप होता है? ईथर का, तो ये ईथर पे मिल जाएगा ना। अब हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, आपकी जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है ये आपका प्राथमिक एमीन, कहाँ? प्राथमिक एमीन से मिल जाएगा।
कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर, है ना। फोर्थ नंबर पर प्राथमिक अमीर से मिल जाएगा। दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा आपकी कौन होती है? तो दुग्ध शर्करा आपका मिल जाएगा किससे? लैक्टोज से। किससे मिल जाएगा? लैक्टोज से, फिफ्थ नंबर का, है ना। अब सुक्रोज, सुक्रोज किससे मिल जाएगा? सुक्रोज आपका मिल जाएगा, सुक्रोज, सुक्रोज आपका ये है, ये सूत्र दिया C12H22O11, इससे मिल जाएगा। अब इसके बाद एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज किससे मिल जाएगा? एल्डोहेक्सोज आपका मिल जाएगा ग्लूकोज से, सॉरी, एल्डोहेक्सोज आपका मिल जाएगा ग्लूकोज से, ये दिया है ग्लूकोज 7 नंबर पर। ठीक है, ये वाला आपका छूट जाएगा, इसमें ये जोड़ी में शामिल नहीं है, एक एक्स्ट्रा जोड़ी दी जाती है इसलिए, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। किसका सूत्र लिखना है? मोलर चालकता का। तो मोलर चालकता का सूत्र आपको पता होगा, है ना। मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है? तो मोलर चालकता का सूत्र होता है आपका, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, है ना, लैम्डा m बराबर के अर्थात कप्पा इंटू भी मतलब आयतन। अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई बताइए। तो शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा, मोल, मोल लीटर इनवर्स, है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ऐसा लिख दिया मैंने। युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, है ना। युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, वहाँ तो बनेगा नहीं। तो C6H5, C6H5, है ना, NH2 बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। ये आपकी फिनॉल है, ये आपकी फिनॉल है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में। तो क्या बनाते हैं भैया? ये एक युग्मक अभिक्रिया है, मतलब संयोग के द्वारा बनती है ना। तो ये आपका बन जाता है यहाँ पर यहाँ से HCl निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? HCl। तो यहाँ से आप HCl निकाल देंगे, N2 रहेगा, हाँ, देखिए यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से जुड़ेगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ से H भी निकलेगा। तो ये जुड़ जाएंगे आपके C6H5NH2, है ना। और ये इसके बाद में ये बेंजीन जोड़ दो, बेंजीन, बेंजीन के बाद ये फिनॉल, है ना। ठीक है, इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ आपका निकल जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके बाद में देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र होता है, यहाँ लिख देता हूँ, C6H5SO2Cl, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र है। प्रोटीन के एक लग का नाम लिखिए। तो प्रोटीन के एक लग का नाम क्या होता है? आप सभी जानते हैं, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, है ना, एमिनो अम्ल। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, है ना। आपको अगर सेशन पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट थे जो आपके वार्षिक एग्जाम में, इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जो 12th क्लास में है ना। तो दूसरे की सहायता करने से भगवान हमारी सहायता करता है। इस प्रकार की भावना से आप ओतप्रोत होकर दूसरे की सहायता कीजिए। श्री राम भगवान आपकी भी सहायता करेंगे।